जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। बात करेंगे मार्च के ऐतिहासिक महीने के बारे में और इसके पीछे कारण ये है कि भाई यहाँ से होती है एक नए संवत की शुरुआत। जैसे आप कहते हैं कि जनवरी 2024 या 25 जो भी आ गया, वहाँ से नया वर्ष शुरू होता है। वो इंग्लिश कैलेंडर से होता है। हिंदी कैलेंडर से तो संवत शुरू होता है। ज्योतिष तो संवत के अनुसार चलता है। अब आपके लिए चैत्र के महीने से शुरू होने वाला है, यानी लगभग मार्च और अप्रैल में ही पड़ता है चैत्र का महीना। इस महीने की यानी इस नए वर्ष की, नए संवत की शुरुआत से पहला महीना है मार्च का महीना। इस मार्च के महीने में बड़े परिवर्तनों के बारे में देखें तो शनि का राशि परिवर्तन है। सूर्य शनि की युति बनी हुई है। शुक्र उच्च के हैं, बुध नीच के हैं, मंगल शत्रु राशि में है लेकिन नीच अभिलाषी है। तो अब ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशन आपको मार्च के महीने में क्या दे सकते हैं? क्या ये एक नए वर्ष की तरफ जो प्रवेश होने वाला है ये आपके लिए बहुत बड़ा और सकारात्मक है, या इसके पीछे भी कोई आपकी हानि भी छुपी हुई है? तो इसके बारे में डिटेल से पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि भाई धनु राशि के जातकों के जीवन में कैसा रहने वाला है मार्च 2025 का ये विशेष और खास महीना। सबसे पहले मैं हमेशा से शुरुआत करता हूँ, वो होता है राशि का लॉर्ड। और राशि का लॉर्ड है गुरु यानी बृहस्पति। ये सिर्फ राशि का ही लॉर्ड नहीं है। ये बृहस्पति सिर्फ राशि के ही लॉर्ड को रिप्रेजेंट नहीं करता है। गुरु को ज्योतिष शास्त्र में 5 जगहों का कारक कहा गया: धन, संतान, भाग्य, कर्म और लाभ। यानी अगर किसी का बृहस्पति उज्जवल और बेहतर है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है कि वो कुछ नहीं भी करेगा तो भी भाग्य के बदौलत उसको मिलता रहेगा। और दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ करते भी नहीं है ऐसा खास, लेकिन जीवन में सारी लग्जरी सब कुछ मिल रहा है, या बहुत कम मेहनत में बहुत कुछ बड़ा मिल रहा है। आपकी राशि का लॉर्ड गुरु छठे घर में ट्रांजिट कर रहा है। इसको लगभग लगभग मई तक पहुंचते पहुंचते 1 वर्ष हो जाएगा। और राशि का मालिक छठे घर में है, शत्रु की राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये जो समय है ये इजी नहीं है, ये आसान नहीं है। इस दौरान आप अपने जीवन में अपने आप को संवारने के लिए, बचाए रखने के लिए, अपने जीवन में बने रहने के लिए डटे पड़े हैं और मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ से गुरु अगर छठे घर में है तो 12वें घर पे दृष्टि भी है कि भाई मेरी आमदनी अगर हो रही है तो मेरे खर्च भी मेरे ऊपर लगातार बने रहे हैं। चाहे वो खर्च मेरे काम के लिए हो, परिवार के लिए हो, यात्राओं पे हो, लेकिन खर्च भी लगातार बने हुए हैं। ये समय तो बहुत समय से चल रहा है गुरु यहाँ, लेकिन अब गुरु का बल कुछ बढ़ा। उसके पीछे रीजन क्या बना? उसके पीछे रीजन बनता है शुक्र ग्रह। कि गुरु शुक्र की राशि में बैठे हैं और शुक्र ग्रह उच्च के हो गए हैं चौथे भाव के अंदर। तो ग्रह जिसकी राशि में हो और वो लॉर्ड अगर केंद्र त्रिकोणों में अच्छी अवस्था में हो तो ये ज्योतिष का बड़ा एक सामान्य और बड़ा मुख्य और अहम नियम है। इसे आप कुंडली पर भी लगा के देख लेना कि अगर आपको किसी ग्रह की दशा चल रही है और आपका प्लेनेट किसी राशि में बैठा है, अगर वो अच्छे फल दे रहा है तो आप उसको देखेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको लगेगा सब कुछ अच्छा ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, किसी के हॉरोस्कोप पे प्लेनेट उच्च का होता है लेकिन वो उच्च जैसे फल नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल गुरु उच्च का है चंद्रमा की राशि में और चंद्रमा हॉरोस्कोप में खराब है, तो उच्च का होते हुए भी वो उच्च के फल नहीं देगा। यही नियम यहाँ लगता है कि गुरु शुक्र की राशि में और शुक्र उच्च का हो गया, ये गुरु के फल को बढ़ाएगा। यानी ये मान सम्मान के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा, धन के लिए, संतान सुख, भाग्य, कर्म और लाभ, इनके लिए ये एक सूटेबल कॉम्बिनेशन है। और ये चौथे घर और छठे घर का राशि परिवर्तन राजयोग भी है, इसलिए ये घर परिवार की सुख समृद्धि को भी बढ़ाने वाला होगा। क्योंकि शुक्र ग्रह चौथे घर में बैठ के दिग्बली होते हैं, और दिग्बली शुक्र चौथे घर में हो तो संसाधनों को बढ़ावा देने वाला होता है। बहुत बार इस दौरान आप कोई लग्जरी आइटम्स खरीद लेते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स खरीद लेते हैं, घर बदल लेते हैं, रिनोवेशन करा लेते हैं, कोई व्हीकल खरीद लेते हैं, कोई ज्वेलरी खरीद लेते हैं। वैसा भी यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि शुक्र आपके चौथे घर के अंदर आए हुए हैं। तो ये शुक्र ने दिया है एक बहुत बड़ा योगदान आपके बृहस्पति को। अब दूसरे ग्रह हमारे सामने आते हैं, बुध ग्रह जो नीच के हैं। अब नीच के प्लेनेट सुनते ही व्यक्ति को सोचता भाई मेरा तो प्लेनेट नीच का है, लेकिन ऐसा नीच का प्लेनेट अगर हर किसी को मिले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बुध सिर्फ नाम का नीच का है। पहली बात,
इसके साथ उच्च का बृहस्पति स्थित है जो इसका नीच भंग राजयोग करता है। वो उच्च का बृहस्पति लाभ का मालिक भी है, इसलिए बुध का शुक्र से मिलन चौथे भाव में बिना किसी दुष्प्रभाव के है। और ये बुध गुरु की राशि में बैठा, और ये वही गुरु है जो आपकी शुक्र से एक्सचेंज करता है। यानी यहाँ पर बुध ग्रह को शुक्र और गुरु जैसे ग्रहों का सहारा है, इसलिए ये ग्रह यहाँ नीच दिखता है, लेकिन नीच होते हुए नीच के फल नहीं देगा, अच्छे ही फल देगा, क्योंकि ये दशम भाव का मालिक भी है और दशम भाव हमारे कार्यक्षेत्र का भाव है। तो बुध ग्रह अगर दशम भाव पर दृष्टि देता है तो हम क्या कहेंगे कि दशमेश दशम को देख रहा है, नीचभंग राजयोग होते हुए देख रहा है, गुरु भी दशम को देख रहा है और शुक्र भी दशम को देख रहा है। यानी ये समय में प्रोफेशनल लाइफ स्ट्रांग होगी, ये समय पद प्राप्ति, नौकरी, व्यापार, कार्यक्षेत्र सभी के लिए एक अच्छी स्थिति या एक अच्छी पकड़ की तरफ बनता दिखाई दे रहा है। वीडियो अगर पसंद आ रही है, पहली बार मेरे चैनल पर आप आ गए हो तो भैया इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ मुझे भी अच्छा लगता है कि चलिए मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लोग मुझे देखना पसंद कर रहे हैं। आप अपनी हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं, आपको लगता है कि हमारे बताने का देखने का तरीका ठीक है, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस भेज सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी होगी, उससे हम आपके हॉरोस्कोप देखेंगे और उसके बारे में और बहुत सारी जानकारी आपको देंगे। अब हम बात करेंगे देखिए मंगल के बारे में कि मंगल ग्रह हमारे लिए क्या है। हमारे चौथे भाव में अधिकतर कहाँ है, 7th हाउस में एनर्जी का प्लैनेट मंगल बैठा हुआ है, यानी सारी एनर्जी 7th हाउस में गई। अब 7वें घर में एनर्जी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, कि 7वें घर में एनर्जी चली गई तो बहुत बार क्या होता है, जिनकी शादी हो जाती है वो अपने जीवन साथी से लड़ना शुरू कर देते हैं, या छोटी छोटी बातों को लेकर उनके बीच में आर्गूमेंट्स होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 7th हाउस में मंगल है तो आपका बहुत ज़्यादा ध्यान ये भी है कि मैं अपनी नौकरी पे कैसे बना रहूँ, मैं अपनी पब्लिक इमेज को कैसे बनाऊँ, यानी काम को करने में एनर्जी लग रही है, क्योंकि मंगल सप्तम से बैठ के दशम को देखता है। इसको कहते हैं कार्य क्षेत्र में प्रमोशन, कार्य क्षेत्र में तरक्की, कार्य क्षेत्र में एनर्जी लगाकर आगे बढ़ने का योग। यही मंगल आपकी राशि को देखता है जो एनर्जी देता है, यही मंगल दूसरे घर को देखता है जो धन के लिए शुभ है। ये पंचम भाव का मालिक है तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि के लिए ठीक है, प्रेम संबंधों के लिए भी ठीक है। तो मंगल भी अपने आप में पूरे महीने यही है। अब आती है सूर्य शनि की युति की बारी। नॉर्मली सूर्य और शनि को किसी भी हॉरोस्कोप में तीसरे, छठे और 11वें भाव में बिठाओगे तो वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हम आपका कुछ खराब ना करें, क्योंकि उनको ये भाव पसंद है। अगर तीसरे घर में सूर्य शनि है तो छोटी छोटी यात्राओं को करवाने वाला होता है, टूर ट्रैवलिंग यात्राएं कराता है, उनसे आपको आनंद भी मिलता है। अब सूर्य तीसरे घर में भाग्य का मालिक होकर बैठा है तो हम क्या कहेंगे, भैया भाग्य बनाने के लिए यात्रा करना, भाग्य बनाने के लिए दूर जाना, और आप जो मेहनत कर रहे हैं उससे आपका भाग्य निखर रहा है, उसको भी हम यहाँ कह सकते हैं। शनि की पोजीशन अपने आप में ठीक है, क्योंकि शनि अब मीन राशि की तरफ धीरे 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 अपने कदम बढ़ा रहे हैं। सूर्य 14 मार्च के बाद राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ आ जाएंगे, फिर भाग्य का मालिक 4th हाउस में चलेगा। यह स्थिति भी अपने आप में ठीक है, लेकिन जब तक सूर्य कुंभ में रहे और जब तक सूर्य मीन में रहे तब तक किस बात का ध्यान रखना है, पिता पुत्र के संबंधों का ध्यान रखें, यानी पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखना है और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तो ये थी एक सभी मुख्य ग्रहों के कॉम्बिनेशंस जो मार्च के महीने में आपको दिखाई देते हैं कि कौन सा प्लेनेट आपको क्या दे सकता है और किसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जय श्री राम।